धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी। नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आज के 67th हमारी जो आज सभा है उसमें मूल्यांकनकर्ता की भूमिका मैं निभा रही हूँ और आज मैं संदीप देशमुख जी के पास प्रेजेंटेशन मास्टरी लेवल 1 प्रोजेक्ट 2A का मूल्यांकन करूंगी और वो आज जो भाषण दे रहे हैं उसका शीर्षक है जन्नत का दूसरा नाम माँ। मैं उनके भाषण के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और जब मुझे मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी के द्वारा बुलाया जाएगा मैं अपना रिपोर्ट लेके उनके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए टीएमओडी संजीव शर्मा जी आपकी ओर। धन्यवाद टोस्ट मास्टर मृदुला जी। आइए मित्रों, आप बुलाते हैं अपने प्रथम भाषणकर्ता टोस्ट मास्टर संदीप देशमुख जी को, जिनके भाषण का शीर्षक जैसे बताया गया है जन्नत का दूसरा नाम है माँ। आइए उनके विचार सुनते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रथम भाषणकर्ता टोस्ट मास्टर संदीप देशमुख जी का। सुना है दूर कहीं आसमानों में एक जन्नत है जहां दूध की नदियां बहती है, पेड़ों पर परियां रहती है। वहां कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, खुशी पर पहरा नहीं है, हंसी पर कोई शर्त नहीं। बिन बादल बरसाते हैं, रातों से मीठे दिन है और दिनों से रोशन रातें हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। ये दुनिया तो कुछ भी कहती है। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यारो, बगल के कमरे में जाकर झांक लो, अपनी माँ रहती है। ये सुंदर कविता है प्रसिद्ध कवि मनोज मुंतशिर जी की। नमस्कार मित्रों, आज के ये 67वें टोस्ट मास्टर सत्र का मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जन्नत का दूसरा नाम है माँ। इस विषय पर मैं मेरे निजी अनुभव के साथ मेरा आज का भाषण प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। यह पिछले साल जुलाई महीने की बात है। मैं अपना परिवार के साथ 3 साल के लंबे अंतराल के बाद अपने देश जा रहा। कोविड-19 के महामारी के बाद दुनिया अपना दर्द भूलकर रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मुझे ऑफिस में 15 दिन की ही छुट्टी मिली। पूरा परिवार अपने देश जाने के लिए रोमांचित था। एक ही मकसद, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटन करना और उसका आनंद लेना, और उसी के लिए योजना शुरू हो गई। गोवा और केरल जाने के लिए तय हो गई। गोवा के वो सुंदर बीच, मांडवी नदी का विशाल पात्र, रिवर क्रूज और संगीत के साथ नाच गाना, ये सब कुछ आंखों के सामने आ रहा। केरल के सुंदर बीच और विशाल मंदिरों को देखने के लिए मन बहुत उत्साहित था। जब दिन एक ही बाकी था मेरी छुट्टियां शुरू होने के लिए, उसी समय मेरे एक दोस्त का, जो परधर्मीय दोस्त है, उसका अचानक मुझे फोन आया और मुझे उसने शुभकामनाएं दी। उसी समय और उसने कहा तुम्हारी माँ को मेरा सलाम कहना और मेरे ओर से उनके चरण चूमना और मेरे लिए दुआई मांगना। मैंने भी जी जरूर कर अपना फोन रख दिया। अगले दिन आखिर लंबा इंतजार खत्म हुआ। हम हवाई अड्डे पर समय पर पहुंच गए थे। हमारा हवाई जहाज समय पर था और उड़ान के लिए भी तैयार था। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान ली, अचानक मेरे दोस्त के वह शब्द आ गए, तुम्हारे माँ को मेरा सलाम कहना और मेरे उनके चरणों में चूमना और मेरे लिए दुआएं मांगना। अब हवाई जहाज के खिड़की से बाहर आसमान में मुझे मेरी माँ ही दिखने लगी। मैं अपने अतीत में खो चुका था। मेरे लिए मेरी माँ बहुत महत्वपूर्ण थी। मेरे लिए वाणी, कर्म और अचूक शक्तियों का स्रोत है मेरी माँ। बचपन का वह साथ गुजरा हुआ स्वर्णिम समय चलचित्र के समान ही आंखों के सामने आ, सद्भाव पूर्वक
अपने हाथ से स्वादिष्ट रसोई बनाना, प्यार से खिलाना, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करना, यही तो माँ का धर्म होता है। अच्छे कपड़े पहनाना, स्कूल को लेकर जाना, स्कूल से वापस लेकर आना, पढ़ाई में ध्यान रखना, ये सब वही तो धर्म है। मेरे साथ वह मेरे दोस्त के पढ़ाई में भी उतना ही ख्याल रखती थी। कौशिक और विलास मेरे दोस्त थे, हमारे पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन माँ को उनके बारे में बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उनके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सचमुच सद्भावना का स्रोत होती है माँ। आज भी मुझे याद है माँ के आंखों में आए हुए आनंद के आंसू, और जब कौशिक और विलास ने अपने माँ के चरण छूकर उन्हें नमस्कार किया। सचमुच वाणी, शक्ति और कर्म का पूर्ण रूप होती है माँ। अब तक बचपन से मेरे शादी तक का हर एक ऐसा किस्सा चलचित्र के समान आंखों के सामने आ चुका था, और हमारा हवाई जहाज भी कब जमीन पर उतर गया वो मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तब तक मेरी पूरी सोच बदल चुकी थी। 85 साल की मेरी माँ अपने बेटे को मिलने के लिए 3 साल से कितनी तरस रही होगी, इस सोच में मैं पड़ गया। मैंने उसके लिए छुट्टियों के लिए मैंने उनका कितना टाइम निकाला था। सचमुच मेरे दोस्त ने मेरी आंखें खोल दी थी। अब तो अपने गांव के घर जाकर पहले अपनी माँ को चरण चूम लेने की मुझे आस लग गई। आखिर घर जाकर अपने माँ को मिलकर उनके चरण छुए, और जैसे दोस्त ने कहा था, उनके चरणों में गिरकर चरण चूमने का जो एहसास और अनुभव हुआ वो जन्नत से कुछ भी कम नहीं था। मैंने निश्चय किया कि इस बार की छुट्टियां इसी जन्नत में अपने माँ के साथ गुजारना है। क्या पता ऐसी माँ और ऐसी जन्नत मुझे फिर कब मिले। Over to Toastmaster of the day, संजू जी। वाह, तब माँ का ये शक्ति रूप भी हमने आज आपके माध्यम से सुना। बहुत ही अद्भुत संदीप जी, बहुत मजा आया आपका भाषण सुनकर। मित्रों, अब समय है आगे बढ़ने का और द्वितीय भाषण मूल्यांकन कर्ता से मिलने का। आज के द्वितीय भाषण मूल्यांकन करता है टोस्ट मास्टर अमित लूथरा जी, और आज के विषय में इन्होंने बहुत ही उत्तम ये कहा है, हृदय में किंचित भाव न रख इसमें भावना बुरी भावना, तेरे कर्म ही तेरे साथी हैं, साथ और कुछ नहीं है जाना। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए द्वितीय भाषण मूल्यांकन करता टोस्ट मास्टर अमित लूथरा जी का। धन्यवाद सभा संचालक टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी। सभी टोस्ट मास्टर मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की हमारी जो ये 67वीं सभा है, इसमें मेरा रोल एक भाषण मूल्यांकन कर्ता का है। मैं आज डीटीएम सचिन ठकार जी के भाषण का मूल्यांकन करूंगा। डीटीएम सचिन आज अपने पाथ प्रेजेंटेशन मास्टरी के लेवल 1 प्रोजेक्ट 2 इवैल्यूएशन एंड फीडबैक के अंतर्गत अपना दूसरा भाषण देंगे, जिसका शीर्षक है डर के आगे जीत है, फियर इज रियल एंड एक्शन क्योर्स फियर। उनका यह भाषण 5 से 7 मिनट का होगा। डीटीएम सचिन के आज के भाषण का उद्देश्य है कि वे अपने पिछले भाषण के मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए अपने आज के भाषण को दें। एक भाषण मूल्यांकनकर्ता के रूप में मेरा यह दायित्व रहेगा कि मैं आज उनके भाषण को ध्यानपूर्वक सुनूं, उसका उचित मूल्यांकन करूं और अपनी तरफ से कुछ सकारात्मक सुझाव देने का प्रयास करूं। डीटीएम सचिन को उनके आज के भाषण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभा संचालक की ओर। धन्यवाद टोस्ट मास्टर अमित लूथरा जी। आइए मित्रों, आज समय है अभी अपने द्वितीय भाषणकर्ता डीटीएम सचिन ठक्कार जी का। इसी सद्भाव के साथ कि इसमें से भी हमें कुछ
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डर के आगे जीत है। डीटीएम सचिन ठक्कर, मंच आपकी ओर समर्पित। ऐसे कई डर होते हैं जो सच होते हैं, और डर के आगे जीत है। सभा संचालक महोदय और मेरे प्यारे टोस्ट मास्टर साथियों, जी हां, कई डर होते हैं हमारे जीवन के, या जिन्हें हम महसूस कर चुके हैं और जिनसे उभर कर बाहर आ चुके हैं, या अभी भी किसी एक या ऐसे कई डरों में हम जी रहे हैं, सकारात्मकता के साथ भी। लेकिन डर तो डर होता है, और ऐसे डर को कंट्रोल करने का या ऐसे डर के ऊपर उभर कर निकल आने का एक ही रास्ता होता है जो मैंने अपने जीवन में पाया और उसके ऊपर अमल किया, वो है एक्शन। क्योंकि डर के आगे जीत है। ले जाना चाहूंगा मेरे अपने बचपन में, जहां हम रहते थे अकोला शहर में, तो वहां पर बहुत सारी गलियां थी घरों की, और हर एक गली बिल्कुल सीधी जाती थी, और ऐसे गलियों में 1 2 3 4, मतलब जिसे हम मोहल्ला कह सकते हैं। दूसरी गली में चौथे मकान में पहले माले पर एक किराएदार रहते थे, और उसके बगल में ही एक किराना सामान की एक दुकान थी। वहां पर आना जाना लगा रहता था। घर में कोई मेहमान आ गया, दूध लेके आओ या फिर शक्कर लेके आओ, चाय पत्ती लेके आओ, ऐसे काम करना। ये हर बचपन में हर एक की अपने अपने काम हुआ करते थे। वैसे ही मेरा था। मैं कुछ तीसरी या दूसरी कक्षा में होगा। वो पहले माले पर जो किराएदार रहते थे, उनके यहां उनकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए वो दोनों ही मियां बीवी रहते थे, और पति जो थे वो काम पर गए थे। शाम का समय होगा, मैं स्कूल से आया, हम सब दोस्त लोग खेल रहे थे, और अचानक से जोर जोर से आवाजें आने लगी। तो सारे आस पड़ोस के लोग और हम भी वहां भागते हुए चले गए। देखा तो उस घर में आग लगी थी। जो पुराने समय में जो पंप करके जो स्टोव हुआ करता था, वो अचानक से धड़ाके से फूट गया, और वो जो आंटी थी, उनका पूरा साड़ी और पल्लू जिसने आग की लपट पकड़ ली। और उसके बाद में जल्द ही वो इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और पूरी तरह से लिपट गई थी आग में। तो उन्होंने कुछ न सोचते हुए पहले माले से नीचे छलांग लगा दी। सोचिए मित्रों, दूसरी तीसरी कक्षा का मैं और मेरे साथी, आसपास सब इकट्ठे हुए लोग, कुछ कर पाने से पहले ही उन्होंने नीचे जंप लगा दी, कूद पड़े, और जैसे ही नीचे गिर गई, सर को मार लगने से वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा नजारा जीवन में 8-9 साल की उम्र में देखना मेरे लिए इतना डरावना था, इतना भयावह था, कि वो वाकया आज भी मैं आपके सामने खड़े होकर जब बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। वो छिन्न विछिन्न उनका सर, आग में लिपटी हुई उनकी पूरी बॉडी, और वो नजारा आंखों से हटता नहीं है। और शाम हो जाती है, शाम के समय घर में भगवान के सामने प्रणाम करना और पढ़ाई के लिए बैठना, ये जब समय आया तो मेरी आंखों से, मेरी जहन से, मेरे विचारों से वो नजारा हट ही नहीं रहा। ऐसा एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, साथियों कई सालों तक ये मेरे जहन में, मेरे विचारों में है। और आज भी उसकी तीव्रता भले ही कम हो गई हो, लेकिन विचार उतना ही पक्का और मजबूत है। डर ऐसा बैठ गया कि दूसरी कक्षा से लेकर
10वीं कक्षा तक हर रोज डर के मारे मैं बिस्तर गीला करने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाहर कैसे निकले। सारे डॉक्टर्स, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सब कुछ। मेरे दादाजी उस वक्त हर रोज हर रात मेरे साथ मजबूती से खड़े होकर मुझे समझाते, मुझे बताते, लेकिन डर है कि जाने का नाम ही नहीं। उन्होंने नाम स्मरण, भगवान का, ऊपर वाले का नाम लेना, अपने जीवन के बारे में, अपनी रोजमर्रा की कृति के बारे में अच्छा सोचना और इस विचार को दूर करना, इसलिए मुझे बहुत प्रेरित किया मित्रों। ऐसी ही घटना मेरे जीवन में आगे जाकर घटी 8वीं 9वीं कक्षा की बात। इगतपुरी नाम का शहर, एक हिल स्टेशन है, आपको पता होगा, मुंबई से नासिक आते हुए। वहां पर मेरे चाचा जी रहते थे और वो रेलवे में रहते, काम करते थे, इसलिए उनके यहाँ रेलवे कॉलोनी में मैं गर्मियों की छुट्टियों में गया। वहां पर एक दूसरा अनुभव, मेरे भाई का एक मित्र और वहां कॉलोनी में रहने वाले काफी सारे मित्रों के साथ एक अजय नाम का मित्र था, जो रोज जब भी हम खेलने बाहर निकलते, सुबह शाम दोपहर, रोज मुझे मारता था। चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड बुलिंग की जो कहानी है हम सुनते हैं, उस प्रकार का उसका मेरे साथ बर्ताव हुआ करता था। तब दादाजी ने मुझे कहा, जब बात हुई पड़ोसी के फोन पर, सचिन अब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और इस डर को अपनी कृति से उभर कर बाहर आना होगा। दूसरे दिन मैं उस मित्र के सामने, जो रोज मुझे मारता था, मैं सबको बुलाकर सामने खड़ा होकर उसको इतनी जोर से चपेट मारी। उस समय मेरे मन का डर निकल गया और मैं कुछ करने के लायक हूं और मुझे डरना नहीं है, ये विचार पहली बार मेरे मन में आया। और उस वजह से वो पुरानी जो घटना थी उसका भी डर धीरे धीरे उसके बाद कम होता गया। तब जाकर 10वीं से मैं बाहर उभरा। ऐसे कई जीवन के डर हो सकते हैं मित्रों। वास्तविकता को अगर हम स्वीकारेंगे नहीं और उसके ऊपर कृति नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तो डर से उभरना मुश्किल है, क्योंकि कृति करते हैं तो डर के आगे जीत है। सभा संचालन। अद्भुत अद्भुत भाषण डीटीएम सचिन ठक्कार जी, क्या बात है। मैं एक सेकंड के लिए भी आपके भाषण में इतनी उत्सुकता थी कि अपने ध्यान नहीं हटा सका। यही लगा C5M सुपर गैलेक्सी प्लेन में आप ड्यू पीते हुए ऋतिक रोशन से कम नहीं लग रहे थे। क्या अद्भुत भाषण है मित्रों। अब समय है आगे बढ़ने का। इससे पहले हम जरा टाइमर से रिपोर्ट पूछ लेते हैं कि दोनों ही भाषण समय के अनुरूप हुए या नहीं। जरा अपनी रिपोर्ट बताएं समय पालक जी। नमस्कार सभा संचालक जी। पहले भाषणकर्ता संदीप देशमुख जी ने 6 मिनट 5 सेकंड का समय दिया, जो समय मर्यादा के अंदर ही है। और डीटीएम सचिन ठाकर जी ने 7 मिनट 22 सेकंड का समय लिया, वो भी समय मर्यादा के अंदर है। धन्यवाद धन्यवाद। मित्रों, पोल लॉन्च हो चुका है, तो आप फटाफट अपना पोल साथ में करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस सभा के साथ। संसार की 2 अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। शक्ति अधिकार, क्षेत्राधिकार, आदेश और प्रभुत्व का असर, या इन लोगों की स्थितियों को शासन करने की जो हमारी समर्था है और उसकी दृढ़ता और परिभाव के अधिकार की एक क्षमता जो है, इस शक्ति का नाम ही शक्ति है, जिसे महसूस किया जा सकता है। आदि को नियंत्रण करने या प्रभावित करने की क्षमता का जो सुझाव देती है वो शक्ति है। लेकिन ये एक शक्ति अगर अनियंत्रित शक्ति है तो इससे आप अपना नुकसान और समाज का नुकसान कर सकते हैं। लेकिन एक शक्ति को आप नियंत्रित भाव से आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो समाज का उत्थान भी होगा,
आपका कल्याण भी होगा और कई वर्ष बीत जाने के बाद अगर हम इस धरती से भी चले गए तो भी हमें लोग याद रखेंगे। इसी जैसे आज हम याद करते हैं गांधी जी को, कितना समय बीत गया उनको चले गए, उन महान व्यक्तियों को। वो हमारी तरह ही सामान्य इंसान थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित भाव से संगठित करते हुए सद्भावना के साथ समाज का भला किया, तो आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि अपनी इस शक्तियों को सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। मित्रों, अब प्रकल्प भाषण से आगे बढ़ के हम चलते हैं आशु भाषण सत्र की ओर, और मैं बुलाना चाहूंगा आज की आशु भाषण सत्र संचालिका टोस्ट मास्टर कामिनी सिंह जी को, जिनका आज के विषय में विचार है शक्ति किसी का जीवन भी बदल सकती है और हम सभी में शक्ति है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ठीक से उसे पहचाने। वाणी और कर्म एक ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दुनिया में सकारात्मक रूप से दुनिया को बदल सकती हैं, यदि उनके सही तरीके से उन्हें उपयोग किया जाए तो। ये इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं, अगर इसका गलत उपयोग किया जाए तो दुनिया नष्ट हो सकती है, और ये बिल्कुल सही है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए आज की आशु भाषण सत्र संचालिका टोस्ट मास्टर कामिनी सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और आज का इतना अच्छा आपकी सारी बातें लग रही हैं, शुरू से सुन के बहुत ही आनंद आ रहा है, इतने अच्छे भाषण रहे अब तक। तो जो आज का अब आशु भाषण सत्र है उसमें मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाऊंगी, और उनको आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और जो भी आपके विचार है समय सीमा में रहते हुए आप अपने विचार प्रकट करें। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कौन कौन अवेलेबल है इसमें, क्योंकि आज से तो इंग्लिश के भी कुछ कुछ वर्ड यूज करने की आजादी मिल गई है हमें। मृदुला जी आज आप, मृदुला जी आपको दूं मैं टॉपिक, पहला आपसे शुरू करें। कामिनी जी, हाँ जी। आप पहले विषय दीजिए, बताइए मत, सबको ध्यान से सुनने दीजिए, 2 बार विषय बताइए और फिर आप लॉटरी निकालिए। ठीक है हाँ जी। ताकि थोड़ी उत्सुकता और थोड़ा अटेंटिवनेस लोगों में रहेगी, वरना तो मृदुला जी तो को छोड़ के नेक्स्ट बाकी सब मृदुला जी सोचेंगे आप अपना। नहीं हो। हाँ तो नेक्स्ट मृदुला जी बस। आप नहीं हो, आप पता नहीं कौन है। आपका बीच नंबर कभी आ सकता है। तो हाँ जी, तो समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, पर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तो ये एक छोटी सी पंक्ति है, अगर समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तो इस पे मैं विचार व्यक्त करने के लिए नीरव जी आप अपने विचार रखना चाहेंगे इस विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी आपका। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखिए, जैसे हम अपने जो भी अनुभव हैं, हमारे जीवन के जितने भी अनुभव है, उस चीज से हम सीख सकते हैं कि आगे हमने क्या करना है, पीछे जो भी हमने गलतियां की हैं तो उस गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं और आगे किस तरह से वही गलतियों में से सीख के वही गलतियां ना दोहरा के चीजें अच्छी कर सकें। और अगर जीनी है जिंदगी आगे देखिए, तो इतना भी किसी चीज के लिए टेंशन मत लीजिए, इतना भी किसी चीज के लिए फिक्र मत कीजिए कि आप जीना ही भूल जाएं। कल की फिक्र में हम जो आज का समय है, आज का जो माहौल है, आज के जो पल है, वो जीना भूल जाते हैं। कभी हम परिवार के साथ बैठते हैं लेकिन हमारा दिमाग जो है वो किसी ऐसी चीजों में फंसा रहता है कि अभी क्या होगा, क्यों होगा, लेकिन जो परिवार के साथ जो हम समय रहते हैं वो हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए, और अगर कुछ सीखना है जीवन से तो पीछे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी, आपकी तरफ। बहुत 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 खूब नीरज जी, बहुत ही अच्छे से आपने अपने विचार हमारे सामने रखे इस विषय पे। तो हमारा अगला विषय है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे ही काफिला होता है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे काफिला होता है। और इस विषय पे बोलने के लिए मैं अपने प्रेसिडेंट साहब संदीप जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে,
रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां अकेले चलने के बारे में, जैसे ही कामिनी जी ने इस विषय इंट्रोड्यूस किया, मैं कहीं ना कहीं मन में सोच रहा था कि ये विषय मुझे दे देना प्लीज। और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब अगर आप किसी चीज की इच्छा सच्चे मन से करो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको वो चीज दिलाने के लिए। आज वही हुआ है और कामिनी जी ने मुझे ही बुला लिया। कामिनी जी, ये जो आपने कहा कि अगर आप जिनमें अकेले चलने की शक्ति होती है उनके पीछे ही काफिला होता है, मैं इस पंक्ति से पूरी तरह से 100% सहमत हूं। लीडर्स, आपने कहा इंग्लिश के वर्ड यूज करने की परमिशन है तो मैं इसलिए लीडर्स बोल रहा हूं। लीडर्स वही होते हैं जो अपना रास्ता अलग देख सकते हैं, जिनको लक्ष्य के बारे में कहाँ जाना है वो पता होता है। अगर अकेला नहीं चलना है तो भीड़ के साथ साथ चलने में आप थोड़ा दूर तक जा सकते हैं, पर आपको लक्ष्य की तरफ जाना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। और वही लोग जो अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियरली समझते हैं, जानते हैं और उसे कैसे पाना है ये उनको पता है, उन्हीं के पीछे फिर बाकी के लोग फॉलो करते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले हमने अभी वो फोटो 3 दिन पहले डाली हुई थी, हमारे लीडर सचिन जी वहां पर लोगों को सेफ्टी के बारे में समझा रहे थे और उनके पीछे सब लोग सुनकर प्रेरित हो रहे थे। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अब अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपकी ओर कामिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी अपने विचार रखने के लिए, और आपने बड़ी सहजता से हमें ये टॉपिक समझाया भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला टॉपिक है, किसी को हरा देना बेहद आसान होता है। किसी को हरा देना बेहद आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। किसी को हरा देना बेहद आसान होता है, पर लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। और इस पे बोलने के लिए मैं पूर्णिमा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद कामिनी जी। वैसे आज आप गजेश जी को बुला सकती हैं, वो वेल्ले हैं, आपने शायद देखा नहीं उनका। तो एक बार आप टॉपिक रिपीट कर देंगी क्या? हाँ जी, तो टॉपिक है कि किसी को हरा देना बहुत आसान होता है, पर किसी को जीत लेना बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल सही बात है, और ये विषय बहुत अच्छा है। किसी को हराना वाकई बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जीत लेना मतलब उसका दिल जीत लेना बहुत कठिन होता है। लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता है, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी बुद्धि लगा के हम जीत सकते हैं किसी का भी दिल। बस जरूरत होती है, जो आज हमारा विषय है, मीठी वाणी और अपने अच्छे कर्मों से आप किसी का भी दिल जीत लेते हैं। एक छोटी सी कथा मैं यहाँ पे साझा करना चाहूंगी कि जैसे जब बुद्ध जी ने अपना धर्म शुरू किया तो बड़े कठिन धर्म, बड़े धर्म समाज में थे उस समय, लेकिन वो सारे उनके अनुयायी हो गए उनके दया और उनकी मीठी वाणी के आगे। सारे के सारे उनके आगे झुक गए और सारा जो विरोधवाद था वो उनके दया प्रवाह में बह गया। सो उनकी दया, उनकी मीठी वाणी और उनके जो अच्छे विचार थे उसके आगे सब झुक गए। जो भी विरुद्धवाद था सब उनके आगे झुका रहा। तो ये जीतना, ये दिल जीतने से यहाँ पे मतलब है कि हम अपनी मीठी वाणी और अपने कर्मों से किसी का भी हृदय जीत सकते हैं, हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। और हराना तो बहुत आसान होता है और वाकई जीतना बहुत मुश्किल है, उसका हृदय जीतना, उसका हृदय परिवर्तन करना। धन्यवाद कामिनी जी, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। आपने इतने अच्छे से अपने विचार रखे, गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने रखा। तो हमारा अगला टॉपिक है, सच्चाई के रास्ते पे चलना फायदे की बात होती है। सच्चाई के रास्ते पे चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पे चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ नहीं होती। और इस पे बोलने के लिए बुलाना चाहूंगी गजेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आशु भाषण संचालन करता। जैसा आपने कहा कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान होता है क्योंकि उस राह पर भीड़ नहीं होती।
इसका जो दूसरा भाग है वो तो सत्य है कि उस राह पर भीड़ नहीं होती, लेकिन सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता। सच्चाई की राह पर चलना बहुत कठिन होता है। बस उसमें एक ही आसान है कि आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपके मन में सच होता है और सच एक ही होता है। क्यों अगर आप सच्चाई पर नहीं चल रहे होते तो आपको फिर हर बार कुछ ना कुछ तिगड़म लड़ाकर या कोई डिप्लोमेसी करके सोचना पड़ता है कि यहाँ पर मैं क्या बात कहूं जो इस वस्तु स्थिति के हिसाब से ठीक बैठे। तो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। उसका लाभ ये होता है कि अंत में जो जीत है वो सच्चाई की होती है। झूठ के पैर बहुत दिन तक टिकते नहीं हैं। आप कुछ समय तक अपना काम चला सकते हो, लेकिन अंत में जो सच्चाई है वो सामने आती है, वो सच्चाई की ही विजय होती है। तो जो विषय है वो लगभग उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान इसलिए है क्योंकि आपको कुछ ज्यादा बहुत सोचना या याद रखना नहीं पड़ता, और उस राह पर बहुत कम लोग चलते हैं। इसलिए आप अगर चलोगे तो आप लोगों के, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप लोगों अप्रिय हो जाओ, लेकिन अंत में लोग आपको चाहेंगे क्योंकि आप सच बोलते हो और आपकी बात पर विश्वास करेंगे। और फिर ऐसा होगा कि आप जो कहेंगे लोग उसको सच मानेंगे। आपकी जो जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू है वो ऐसी हो जाएगी कि आपका कहा हुआ सच ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आपको। बहुत बहुत खूब गजेश जी, हमेशा ही आप हर टॉपिक पे इतना बेहतरीन बोलते हैं। तो मैं समय पालक से पूछना चाहूंगी, हम अगर समय सीमा में है तो मैं 1-2 टॉपिक और ले सकते हैं अभी? जी जी, अभी आप है समय 4-5 मिनट का है, आप और ले सकते हैं 2। हाँ, आप ले सकते हैं 1-2 टॉपिक और। ओके, थैंक यू। तो अगला टॉपिक है, पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय तक रहता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय तक रहता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर साथ रहती है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत वक्त तक हमारे साथ रहता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर हमारे साथ रहती है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी मृदुला जी को। धन्यवाद कामिनी जी, बहुत अच्छा विषय है। ये सब चीजें हम अपने लाइफ में बहुत देखते हैं कि अगर हमारी पहचान है तो हम किसी को कह के किसी का काम करवा सकते हैं, और हर बंदा ये हमसे अपेक्षा भी रखता है कि अगर कर सकते हो तो कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम किसी का काम, किसी की मदद करने के इरादे से कर भी देते हैं, लेकिन वहां जाके उसको अपना प्रदर्शन तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप किसी की पहचान से कुछ अच्छा जॉब या कोई भी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप वहां पे अपने काम में अच्छे नहीं हो, अपना 100% वहां नहीं देते हो, तो आप अपनी पहचान वहां नहीं बना सकते। और जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको ज्यादा देर तक इस बात के लिए नहीं झेल पाएंगे। तो हमें हमेशा अपनी चीजें हैं, जो हमारी काबिलियत है, उस पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें किसी ने थोड़ा बहुत पुश किया भी है तो उसके हिसाब से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान ही हमें आगे लेके जाएगी। नहीं तो ये चीजें यहीं की यहीं थम जाएगी, हम हर वक्त किसी का सहारा ढूंढते रहेंगे। तो अगर हम इस चीज को अपने अंदर ढाल लें कि ये मेरी काबिलियत है, मुझे आगे बढ़ना है और अपने सीनियर से, बाकी लोगों से सीखना है, और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपकी पहचान अपने काम से होगी, आपके काम से होगी। और काम आप वही करिए जो आपके दिल को, दिमाग को अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप अनमने काम से काम करेंगे, मतलब जबरदस्ती वाले काम से, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप वहां उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाते। जो आपके दिल दिमाग से काम आप सोचते हो, जो जिसके लिए आप बने हो, आप उसको करिए। आप देखिए कि बहुत ही कम समय में आप बहुत ऊंचाइयां छू लेंगे, क्योंकि आप दिल से कर रहे हो। आपको उसको करने के लिए कोई ज्यादा सोचने या मेहनत की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। तो इसके लिए ये आपका विषय के साथ पूरी तरह अग्री करती हूँ कि पहचान जो है आपके कर्मों से ही बनती है। धन्यवाद कामनी जी, आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, अपने विचार इतने खूबसूरती से हमारे सामने रखने के लिए। तो अगला टॉपिक है, कभी कभी हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं।
कभी कभी हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। और इस विषय पे बोलने के लिए मैं संतोष नायर जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। संतोष जी। धन्यवाद कामिनी जी। आपका टॉपिक और दोबारा बोलेंगे आप? कभी 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 हम किसी के लिए इतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग आपने दे दिया, और शायद मैं कहूँगा कि ये कभी कभी हम उतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं, और ये मेरे साथ बहुत हर बार होता है, ऐसा मुझे लगता भी है क्योंकि मेरा जो काम है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें भी ये वाक्य कभी कभी फिट बैठ जाता है। हाँ, ऐसा सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं। जैसे मुझे लगता है पिछले कोई एक सेशन में अपना गजेश धारीवाल जी, सॉरी, अपना संदीप मल्होत्रा जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, एक कुत्ते का और एक बैलगाड़ी का। जो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और उनको ऐसा लगता है कि पूरा बैलगाड़ी वो खुद ही चला रहा है तो वो भी मुझे याद आ रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ करते हैं, बट हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं होते। हमारे जो हमने जिन्हें हमने ट्रेनिंग दिया है, जिन्होंने हमारे साथ है, ये सबके साथ से ये काम होता है। तो कभी कभी ये सही बात है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है पर्टिकुलर काम के लिए, बट हमारे बगैर भी वो कार्य हो सकता है। हमें थोड़ा गाइडेंस और ट्रेनिंग देना पड़ता है, और मेरे हिसाब से अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं। हम सभी को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और हमें आगे बढ़ने का एक मौका भी दे रहे हैं। तो ये इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस विषय पे। धन्यवाद। बहुत खूब संतोष जी, आपने तो इतने अच्छे से इस विषय को बोला और पुरानी सभा का भी उदाहरण देते हुए आपने हमें ये समझाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अब हमारे पास समय की कमी है, तो एक बारी मैं समय पालक जी से पूछना चाहूंगी कि हमारे सभी भाषणकर्ता क्या वो समय सीमा के अंदर थे? क्या सब? नमस्कार कामिनी जी, हमारे सभी अश्रु भाषणकर्ता समय मर्यादा के अंदर ही है, तो सबका वोटिंग कर सकते हैं। तो फिर हम तो जी एक बार सभी का समय बता दीजिए। हाँ, समय बता देता हूँ। टोस्ट मास्टर नीरव ने लिया है 1 मिनट 9 सेकंड का समय। टोस्ट मास्टर संदीप शर्मा जी ने लिया, संदीप मल्होत्रा जी ने लिया 1 मिनट 42 सेकंड का समय। टोस्ट मास्टर पूर्णिमा जी ने लिया 1 मिनट 56 सेकंड, और टोस्ट मास्टर गजेश जी ने लिया हुआ है 1 मिनट 48 सेकंड। टोस्ट मास्टर मुत्तुरा जी ने लिया है 2 मिनट 14 सेकंड, और टोस्ट मास्टर संतोष ने लिया 1 मिनट 53 सेकंड। तो वोट ले लेते हैं। तो अगर आप सबने वोट दे दिए तो इसके बाद मैं मंच वापस संजीव शर्मा जी को सौंपना चाहूंगी। धन्यवाद आशु भाषण सत्र संचालिका, बहुत ही अद्भुत आज आपके विषय थे। और मैं बार बार ये अपने मन में सोच रहा था कि काश आप मेरा नाम भी लेती, लेकिन आप नए खिलाड़ियों में व्यस्त रही, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सिर्फ इसलिए था कि आपके विषय इतने अद्भुत थे और वाकई। और मित्रों, मुझे ये पता नहीं है कि कितने लोगों ने ये नोटिस किया है कि आज गजेश धारीवाल जी ने अपना जो टाइटल बीच में चेंज किया है, उन्होंने लिखा है वेला गजेश धारीवाल जी। और ये इसलिए है कि पूर्णिमा जी ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। जब इन्होंने ये लिखा तो मेरे मन में एक हकीकत, ये कथा है जो जागी। मेरा एक दोस्त शिमला में हुआ करता था और उसका नाम था बॉबी सिंह, सरदार था वो। और जब हम अपने स्कूल कॉलेज में निकले, मैं इंजीनियरिंग करने निकल गया, तो उसने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनका बिजनेस हुआ करता था। लेकिन जब हम अपनी जवानी की अवस्था में आगे बढ़ रहे थे तो वो बहुत संजीदा व्यक्ति था। मतलब वो किसी भी छोटी छोटी बात पे रो देता था। और अक्सर ऐसा हुआ कि शिमला में कभी भी कोई लवारिस लाश
या किसी के पास ऐसे पैसे नहीं है कि वो उसका अंतिम संस्कार करे, तो वो बॉबी वहां पर पहुंच जाता और उनकी हर यथार्थ रूप से मदद करता, चाहे गाड़ी चाहिए या पैसा चाहिए या कोई भी और धर्म कर्म के काम है। तो उसमें धीरे धीरे उसका नाम ऐसे शुरू हो गया कि अगर कोई किसी का अंतिम संस्कार नहीं करवा सकता तो बॉबी के पास पहुंच जाता था। और धीरे धीरे दोस्तों ने उसका नाम रख दिया वेला बॉबी सिंह, वेला बंदा जिसके पास कोई काम नहीं है। और वो आज की डेट में पद्म श्री के लिए नॉमिनेट हुआ है हिमाचल से या शिमला से। तो लगभग जो लोग ऐसे होते हैं, जो वेला बॉबी सिंह है, उसने उसके बाद लंगर शुरू करवा दिया। वहां पे जो कैंसर हॉस्पिटल है, लोग दूर दूर से, दूर दराज से आते हैं, लेकिन अगर किसी तीमारदार की तरह उनके पास पैसे नहीं है खाने के, तो वहां पे वो फ्री लंगर चलता है वेला बॉबी सरदार जी के नाम से। तो आज गजेश धारीवाल ने वो वाला शब्द लगा के मुझे इस कथा को कहने पर मजबूर किया। एक गजेश जी के लिए और पूर्णिमा जी के जोरदार तालियां। मित्रों, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो आसान जिंदगी मांगो और उससे वो शक्ति मांगो जो मुश्किलों से लड़ने के लिए आप में साहस पैदा करे। इसी शब्दों के साथ हम आगे अपने सत्र को बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के 8 मास्टर टोस्ट मास्टर नीरव चावड़ा की ओर। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए नीरव चावड़ा जी का, और सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर ऑफ द डे संजीव जी आपका। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो है, मृदुला जी ने जो हमें एक गांधी जी के बारे में बात बताई, तो उनका जो आदेश था वो क्या था? दोबारा बोले। मृदुला जी ने जो हमें अपने भाषण के दौरान एक बात बताई थी कि गांधी जी ने हमें किस तरह जीने का आदेश दिखाया था, तो वो जो जीने का आदेश था वो क्या था? और तो मृदुला जी बता सकती हैं। मुझे लग रहा है मृदुला जी को भी याद नहीं है। नहीं, मैंने तो यही बोला था कि जो तलवार का घाव भर जाता है और तलवार का घाव भर जाता है और शब्दों के और कटु शब्द जो हमें किसी की आत्मा को घायल करते हैं, उसको भरने में बहुत वक्त लगता है और कब भरता है, नासूर बन जाता है। शायद आप उसी की बात कर रहे हैं। ये तो आपका विषय था, इसलिए नहीं, मेरे ख्याल आपने गांधी जी से रिलेटेड कोई बात बोली थी। नीरव जी आप ही बता दें। नीरव जी आप इसका सही उत्तर बता दें। पहली बार ऐसा होगा कि जिसने बोला है उसको उत्तर नहीं पता। नाम भी गलत हो सकता है। नहीं, वो फिर गुगली हो जाएगी। मैं माफी जानता हूँ कि नाम पूर्णिमा सिंह जी ने बताया। ये दिस वाज गुगली। पर मैंने कुछ कहा। मुझे लगा जब आपने प्रश्न पूछा तभी मुझे लग गया था, शांति और सद्भाव से रहना चाहिए हमें। जी जी जी। ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि सब लोग शांत हो गए। अच्छा, और दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो है कि संदीप जी के भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि वो कितने सालों के बाद अपने मातृभूमि गए थे? 3 साल के बाद। जी। और जो उन्होंने कविता जो बताई थी, वो कविता के जो कवि थे उनका नाम क्या था? मनोज मुंतजर। यस। क्या बात है। और उनका नाम जो है मनोज मुंतशिर नाम है, मुंतशिर। और सचिन 8 में से 7 तो ठीक थे ना मेरे, एक शाह और जा में गलत हो गया, कोई बात नहीं। क्योंकि उसका अर्थ बदल जाएगा बिल्कुल ही, मुंतजिर अगर हो गया ना तो। और जो सचिन जी ने अपने भाषण के दौरान जो एक वाकया बताया, उसमें जो आग लगने का कारण था वो क्या था? स्टोव मिट्टी के तेल का स्टोव पंप वाला फट गया था। जी, सही बात।
और वही सचिन जी के भाषण के दौरान उन्होंने बताया था कि उनके जो चाचा जी जहाँ पे रहते थे वो शहर का नाम क्या था। इगतपुरी। राइट। हिल स्टेशन है इगतपुरी, बम्बई और नासिक के बीच में। जी जी। मुंबई से कितने किलोमीटर नॉर्थ है सर? 125 किलोमीटर। अच्छा ठीक है। सही है। और संदीप मल्होत्रा जी ने जो अपने भाषण के दौरान एक पंक्ति सुनाई थी, वो किसके द्वारा बताई गई पंक्ति थी? रविंद्रनाथ टैगोर। सही। और हमारे जो आज के टोस्ट मास्टर ऑफ द डे संजीव शर्मा जी ने अपने दोस्त के बारे में बताया, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? वो पद्मश्री के नॉमिनेट हुए। नॉमिनेट मिलता नॉमिनेट हुए। पद्मश्री के अवार्ड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मंच में वापस से टोस्ट मास्टर ऑफ द डे संजीव शर्मा जी को सौंपता हूँ। नीरव जी, आपका जो अंदाज था ना प्रश्न पूछने का, इतना गंभीर था, मैं तो डर गया शुरू से। मैंने कहा भाई ये आज बहुत खतरनाक सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे और बहुत आसान सवाल पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद हार्क मास्टर, टोस्ट मास्टर नीरव जी। मित्रों, सभा आगे बढ़ाते हैं। तो ये आखिरी संदेश मैं आज इस सभा में आपके नाम करना चाहूंगा। गम हो तो टूट मत जाना, खुशी हो तो बह मत जाना, हर हालत में हंसते रहना और हंस के मुश्किल को भगाना। एक पल को रुक कर अपने अतीत में देखो, जिसमें तुम कितने उत्साहित थे मंजिल पाने के लिए। खोना ना खुद कभी और ना भरोसा खोना, डटे रहो बहती हवाओं में, कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी। मित्रों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब मूल्यांकन सत्र की ओर, और मैं बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुख्य मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा जी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। आज एक्चुअल में तालियों की गड़गड़ाहट वो बोलते हैं और साथ में अनम्यूट करके तालियां बजा भी देते हैं, तो गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। ऑलमोस्ट साक्षात सभा का अनुभव हो रहा है। अभी तक जैसी सभा चल रही है ना, तो एक काम करते हैं, सब लोग अपने अपने लिए एक बार अनम्यूट करके तालियों की गड़गड़ाहट करके देखते हैं कितनी जोर से आवाज कंप्यूटर में आती है। ये तालियों की गड़गड़ाहट इसलिए थी कि हम अभी तक समय से आगे चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं फालतू में कुछ कुछ बोलता रहूं। मैं सीधा आमंत्रित करता हूं अपनी प्रथम मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा जी को। मृदुला जी। धन्यवाद संदीप जी। आज मैं संदीप देशमुख जी का भाषण का मूल्यांकन करने का मेरा दायित्व था। संदीप जी को उनके उत्कृष्ट भाषण के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके भाषण में काफी स्पष्टता थी और आपने शुरू में ही एक ऐसी कविता सुनाई जो आपके भाषण को सार्थक कर रही थी। उन्होंने अपने भाषण में कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी हमारे साथ साझा किया और ऐसा करते हुए शारीरिक भावों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी अच्छी थी और नेत्र संपर्क भी हमसे अच्छे से बनाए रखा। आप भाषण देते हुए काफी सहज लग रहे थे और आपने काफी हद तक श्रोताओं को अपने साथ जोड़े रखा। आपकी भाषा स्पष्ट और समझने योग्य थी। स्वर की विविधता की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी आपने काफी हद तक प्रयास किया और आपके भाषण को हम सब बहुत ही रुचि से सुन रहे थे और सुनने की कोशिश भी कर रहे थे कि आगे क्या होगा। आपने एक यात्रा के दौरान कैसे आपके दिल में जो भाव आ रहे थे उसको हमारे साथ साझा किया। बहुत अच्छा आपका जो शीर्षक था, विषय अच्छा था। आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें इसके साथ साझा किया। आप इसको हमारे साथ कुछ और भी चीजों को इसके साथ जोड़ सकते थे। हम आपको और भी, आपकी जो भाव थे इतने सुंदर थे कि हम आपको और सुनना चाह रहे थे।
आपका भाषण बहुत अच्छा था। आपकी पहले के भाषणों के मुकाबले में हमने इसमें काफी आपके इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दी। और मैं आपको आपके इस जो आपने नए प्रयास के लिए और आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए बधाई देती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा सुझाव जो मुझे लगा मैं देना चाहती हूँ कि आपको ये सुझाव आपको आपके आने वाले भाषणों में शायद मददगार होगा। कहीं कहीं मुझे लगा कि आप पढ़कर बोल रहे हैं, जबकि आपकी ये लाइफ की चीजें थी तो आप इसको सहजता से बोल सकते थे। और भाषण के मध्यांतर में जाके कहीं हम आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो आप अपने भाषण को थोड़ा और रुचिकर बना सकते थे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि आपने अपने भाषण का अंत बहुत ही अब्रप्टली किया। हम अब और कुछ सुनना चाह रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा विषय था और आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे। तो आपने जब सडनली बंद किया तो हमें लगा कि अच्छा भाषण खत्म हो गया। तो थोड़ा सा आप अगली बार इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप भाषण को खत्म करते हैं तो शायद उसकी अगर आप किसी अच्छे से शेयर से साथ उसको जोड़ के या कोई अच्छी लाइन के साथ जोड़ के करते तो हमें और अच्छा लगता। बस यही चीज है मैं आपको जो बोलना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आप इसको समझेंगे और आप इसको यूटिलाइज करेंगे। धन्यवाद। आपको आपकी भाषण के लिए शुभकामनाएं। ओवर टू यू मुख्य मूल्यांकनकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा। बहुत अच्छी तरह से आपने एक अच्छे भाषण का मूल्यांकन किया। आमंत्रित करते हैं हमारे दूसरे मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर अमित लूथरा जी को। अमित जी, आपकी ओर। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर संदीप जी। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। और यही था डीटीएम सचिन ठकार के आज के भाषण का शीर्षक, डर के आगे जीत है। शीर्षक सुनते ही मेरे अंदर एक जिज्ञासा, एक कौतूहल जाग गया कि डीटीएम सचिन आज किस डर के बारे में बात करेंगे, अपने जीवन के कौन से पल के बारे में हमें बताएंगे और कैसे वो उस डर पर विजय प्राप्त करेंगे। और इस जिज्ञासा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं उनके भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनूं। मित्रों, यही एक भाषणकर्ता की प्रथम विजय है कि अपने श्रोताओं के अंदर एक जिज्ञासा का, एक कौतूहल का, अपने से जुड़ने का उनको एक आमंत्रण देना। और ये उन्होंने आज अपने शीर्षक से ही कर दिया। मेरे भाषणकर्ता डीटीएम सचिन ने अपने भाषण को 2 छोटी छोटी कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे मुझे और उम्मीद करता हूं आप सबको भी पूरा समय बांध कर रखा होगा कि ये जानने के लिए, हम हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहे कि अब क्या होगा। एक कहानी में ये हुआ तो अब दूसरी कहानी उन्होंने बताई कि उसमें क्या होगा और अंत में उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ये जानने के लिए हम हमेशा बेताब रहे। पहली कहानी में उन्होंने बचपन की एक विभत्स घटना के बारे में हमें बताया। इससे मुझे भी अपने जीवन की एक ऐसी घटना याद आ गई जिसे मैंने अपने सामने होते हुए देखा। एक रोड पर एक एक्सीडेंट के रूप में मैं वेट कर रहा था अपनी बारी आने का, और एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और दूसरी तरफ से एक ट्रक ने आके उस महिला को इतनी जोर से हिट किया और वो वहीं गिर गई। और उसके बाद उसने बिना देखे उसको अपने गाड़ी को बैक किया, क्योंकि उसकी गाड़ी टेढ़ी हो गई थी, और उसके पहिए दोबारा से उस महिला के ऊपर चढ़े और अकेला मैं वहां पे खड़ा था और वो वहां से भाग गया। उसके बाद मित्रों कितने दिन तक मैं सो नहीं सका और खाना नहीं खा सका। तो ऐसी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बोलते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस वाक्य को सोचकर। डीटीएम सचिन ने इसके बाद अपनी दूसरी घटना बताई जीवन की, कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के उस डर को जीतने की कोशिश की और कैसे अपने मित्र को उन्होंने, जब उस लड़के को उन्होंने एक झापड़ मारा, अपने अंदर से उस डर को निकाला। उनको पिछले उसमें कुछ सुझाव दिए गए थे, जिसमें से एक सुझाव था कि उनको अपने व्याकरण पर काम करना चाहिए, जो मैंने देखा कि आज उन्होंने किया, और एक बहुत ही अच्छे तरह से शब्दों की माला में पिरोकर आज उन्होंने अपने भाषण को प्रस्तुत किया। दूसरा सुझाव था कि उन्होंने भाषण को एकदम से अंत कर दिया था। आज उन्होंने, मे भी शायद ये समय अभाव के कारण हुआ होगा,
पर आज उन्होंने बहुत ही अच्छे समय में चलते हुए अपने भाषण को एक अच्छे निष्कर्ष और एक अच्छे मैसेज के साथ समाप्त किया। पूरी तरह से बोलूं तो एक बहुत ही अच्छा भाषण, शुरुआत बहुत सदी हुई, बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्ट्रक्चर किया, शुरुआत मध्य और अंत बहुत ही अच्छा किया, एक अच्छा मैसेज हम सबको दिया डीटीएम सचिन ठकार ने, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और हम सब उनके लिए तालियां जरूर बजाएं आज के उनके इस भाषण के लिए। और मैं चाहूंगा कि अपने आगे के भाषणों में और अच्छे से प्रदर्शन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभा संचालक की ओर, मुख्य मूल्यांकनकर्ता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर अमित लूथरा। आपने एक अति उत्तम भाषण का अति उत्तम मूल्यांकन किया। एक छोटा सा सुझाव मेरी तरफ से, आपने सचिन जी को कुछ भाषण के सुधार के लिए सुझाव नहीं दिए। बहुत कठिन कार्य था ये, इस भाषण को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, बट टोस्ट मास्टर्स का यही तो सुंदरता है, हम हर अच्छे से अच्छी चीज को और पॉलिश करके और निखारने का काम यहाँ करते हैं। शायद आपने लाल बत्ती देखी और आपने वहां से समाप्त कर दिया, तो सुझाव आप उन्हें पर्सनल लेवल पे कुछ दे दीजिएगा। जी, मैं खुद शायद समय भाव में आ गया। तो इसी के साथ हमारे दोनों मूल्यांकन समाप्त हो गए हैं। समय पालक कृपया बताएं हमारे दोनों मूल्यांकनकर्ताओं ने कितना कितना समय लिया। संदीप जी नमस्कार। दोनों मूल्यांकनकर्ता अपने समय मर्यादा में है। मृदुला जी ने 3 मिनट 3 सेकंड का समय लिया है और टोस्ट मास्टर अमित लूथरा जी ने 3 मिनट 29 सेकंड का समय लिया हुआ है। हाँ देखो 1 सेकंड बचा था, तो मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ मूल्यांकनकर्ता का। आप वोटिंग करते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं। आमंत्रित करते हैं हमारे आज के, समय पालक ने तो अपना काम कर ही दिया है, हम आमंत्रित करते हैं वर्ड मास्टर ग्रामेरियन व्याकरण विशेषज्ञ टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह को। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता। मैं अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का शब्द था सद्भाव, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत कम लोगों ने इसका प्रयोग किया। संजीव शर्मा जी ने 2 बार इसका प्रयोग किया, 1 बार शब्द और 1 बार उसका पर्यायवाची। संदीप देशमुख जी ने 2 बार अपने भाषण में इसका प्रयोग किया। अमित लूथरा जी और इन लोगों ने और किसी ने कोई इसका प्रयोग नहीं किया है। कुछ अच्छे शब्दों का शब्द सुनने को मिले, जैसे अमित लूथरा जी ने, मैंने एक बार किया था, आपने देखा नहीं। अच्छा मैंने एक बार सद्भाव शब्द का प्रयोग किया था, आपने तब सर भी हिलाया था। अच्छा, संदीप मल्होत्रा जी ने 1 बार किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शब्द का प्रयोग करने के लिए। अच्छे शब्द सुनने को मिले, जैसे अमित लूथरा जी ने विभत्स शब्द का प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है। और अब सभी वक्ताओं ने व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि नहीं की है, बड़ी अच्छी बात है, सब सीख चुके हैं। और बस एक छोटी सी एक नम्र निवेदन करना चाहूंगी। प्रथम भाषण के मूल्यांकनकर्ता, द्वितीय भाषण के मूल्यांकनकर्ता, सचिन जी के मूल्यांकनकर्ता अमित लूथरा जी से, कि वे कृपया मूल्यांकन की स्पेलिंग सही कर लें। मूल्यांकन की स्पेलिंग सही कर लें। आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे, आप उसको नहीं, बिल्कुल कर लेता हूं मैं। बस मेरी इतनी ही रिपोर्ट थी। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, काफी संक्षिप्त लेकिन सटीक रिपोर्ट आपने प्रस्तुत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अपने काउंटर की ओर। टोस्ट मास्टर संतोष नायर। धन्यवाद संदीप मल्होत्रा जी। संतोष जी, आपका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है क्या? सर वो वीडियो में थोड़ा फॉल्ट है, वो मैं ऑन करूंगा तो फिर सबको विचलित कर देंगे ये शायद। नहीं, आज नहीं हो रहा है वो। अच्छा, वो आज क्योंकि स्टार्टिंग मैंने किया तो कुछ डिस्प्यूट ये आ रहा था, शिवरिंग हो रहा था। ओके ठीक है, तो हाँ चालू हो गया सर। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल कंटिन्यू। और आज का तो जैसे क्या बोलते हैं, हमारे सभा में सब लोग थोड़ा कम थे सदस्य और सभी मंजे हुए खिलाड़ी है, इसीलिए
मुझे ज्यादा तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। आज मेरा रोल बहुत ही शांतिपूर्ण, एकदम सही ढंग से मुझे ज्यादा कंसंट्रेट करके सुनने का मौका मिला अपने टोस्ट मास्टर्स के सभी वाक्यों को। और मैंने जो नोट डाउन किया, संदीप देशमुख जी ने एक बार उनके मुंह से निकला आ शब्द, और केयूर शाह के मुंह से एक बार निकला, और बाकी किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो अनुचित विस्मय बोधक शब्द या ऐसा कोई जो श्रोताओं को विचलित करे, ऐसा कोई शब्द किसी के पास से मुझे सुनने का मौका नहीं मिला। धन्यवाद। बैक टू मुख्य मूल्यांकनकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। थैंक यू। एक बार समय पालक से पूछ लेते हैं, अभी तक हमारी सभा अपना एजेंडा के हिसाब से कितना देर से या कितना जल्दी चल रही है? हम ऑलमोस्ट टाइम से ही जा रहे हैं। समय से 2-3 मिनट हम लोग हमारे पास और समय है 2-3 मिनट का। 2-3 मिनट का समय और है, एक्चुअली बिल्कुल है। और है। मेरी जो मुख्य मूल्यांकन था वो 12:32 पे शुरू होना था एजेंडा के हिसाब से, और 12:25 में 25 मिनट पे शुरू हो तो रहा है। 7 मिनट और 5 मिनट का समय जो मुख्य मूल्यांकन के लिए था, तो मेरे पास आज 12 मिनट है बोलने के लिए। 12 मिनट है आपके पास। घबराइए नहीं, मैं 12 मिनट तक नहीं बोलूंगा। मुख्य मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हमेशा की तरह सभा निर्धारित समय पर ऑन द डॉट, पूर्णिमा जी की निगाहें जो हैं वो हमेशा घड़ी पे बनी रहती हैं। जैसे ही समय होता है वो बोल देती हैं शुरू करें। उन्होंने आज भी वही किया। पूरे 11:00 पर सभा का आरंभ किया। टोस्ट मास्टर्स का मिशन, जो हमें हाउसकीपिंग रूल्स वो सब बताए, अध्यक्ष को आमंत्रित किया। अध्यक्षीय भाषण में सदस्यों को सभा में उपस्थित होने का एक बार फिर से अनुरोध किया गया। उन्हें अपना प्रॉमिस याद दिलाया गया, और सत्रों में बाइलिंगुअल होने की एक महत्वपूर्ण घोषणा आज की गई। जिन सदस्यों ने टोस्ट मास्टर्स में और आउटसाइड द टोस्ट मास्टर्स की क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपलब्धियां की हैं, उन्हें बधाई दी गई। तो अध्यक्ष जी, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी रोल प्लेयर्स ने अपनी भूमिकाओं का जब उन्हें विवरण देने के लिए बुलाया गया तो बहुत संक्षिप्त, इसीलिए हम सभा जल्दी भी चल रही है आज, बहुत संक्षिप्त लेकिन जितना चाहिए उतना विवरण दिया उन्होंने अपनी भूमिका का, और बहुत अच्छे तरीके से दिया। उसमें मुझे कुछ ऐड करना नहीं है। भाषणकर्ताओं की बात करें तो सचिन ठकार जी से तो हमें हमेशा ही ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिलेगा, और वो हुआ। लेकिन आज संदीप देशमुख जी ने जो भाषण प्रस्तुत किया, मैं सच में ऐसे देख रहा था कि ये वही संदीप देशमुख हैं जो कुछ समय पहले तक हर लाइन के बाद रुक जाते थे, सोचते थे। आज वो एक एकदम मंझे हुए प्रखर वक्ता की तरह पूरा स्क्रीन स्पेस को ऑक्युपाई करके हाथ पैर हिलाकर क्या भाषण दिया है। संदीप जी, आप बधाई के पात्र हैं। ये जो प्रगति उन्होंने की है, मुझे तो यही लगता है कि वो टोस्ट मास्टर्स की करिकुलम को उन्होंने फॉलो किया है, इसलिए उन्होंने किया। अगर कोई और राज है संदीप जी तो बताएं, ताकि हम बाकी लोग भी उससे बेनिफिट कर सकें। बहुत अच्छा भाषण था, दोनों भाषण बहुत ही अच्छे थे। टेबल टॉपिक्स, आशु भाषण सत्र संचालिका कामिनी सिंह, कमाल किया आपने। बहुत ही सुंदर विषय लेकर आई आप, जो संदेश भरे थे, सभा के विषय के अनुरूप थे, सुनने में सुरीले थे और बोलने में सरल थे। इसीलिए हमारे सारे आशु भाषण वक्ता जो हैं वो 1 मिनट, एक वक्ता ने सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड बोला, बाकी सब लोग 1 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा। पीली बत्ती तो सबने देखी, उसके बाद बोलना बंद किया। ये आपने जिस तरह का विषय का चयन किया है उसके ऊपर एक आप बधाई की पात्र हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से सत्र का संचालन किया, और हर वक्ता के बाद उसने क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में भी आपने छोटी छोटी टिप्पणियां की, जो बिल्कुल सही तरीका है टेबल टॉपिक्स कराने का। एक छोटी सी गलती आप करने वाली थी, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष शिक्षा ने आपको इमीडिएटली वहीं के वहीं करेक्ट कर दिया कि पहले विषय को प्रस्तुत करें, 2 बार उसे बोलें, फिर किसी को बुलाएं।
हुआ उसके चक्कर में है कि मृदुला जी पहली वक्ता होने की जगह आखिरी वक्ता हो गई, ऑलमोस्ट आखिरी 5वीं वक्ता। वो भी हर बार सोच रही होंगी अब तो मुझे बुलाएगी, अब तो बुलाएगी, लेकिन 5वें स्थान पे बुला ही लिया आपने। तो बहुत अच्छा आपने आशु भाषण सत्र संचालन किया, बधाई की बात है। रोल प्लेयर्स की बात करें तो जब वो अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर भी आए हैं, ये सब बहुत मंझे हुए टोस्ट मास्टर्स नहीं हैं। ज्यादातर रोल प्लेयर एक पूर्णिमा जी को एक्सपीरियंस हो गया है, बट बाकी सब लोग दूसरी तीसरी बार या कुछ लोग शायद पहली बार भी ये भूमिका कर रहे थे, पर ऐसा कहीं उनकी रिपोर्ट्स में लगा नहीं। जितनी सटीकता और सरलता से ये लोग भूमिकाएं ले लेते हैं, मुझे सिर्फ ये दुख होता है कि हमारे बाकी लोग आकर ये देख क्यों नहीं रहे हैं कि जो हम आ रहे हैं वो कितने तेजी से प्रगति कर रहे हैं। आज सभा के अंदर ही एक चैट में सचिन जी ने डाला था कि हमारी सभा अति उत्तम चल रही है, कम है पर हम में से हर एक बम है। तो मैंने वो संदेश उठा के अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब में डाल दिया। उसमें जो डिवीजन जी के पूर्व निदेशक और आजकल जो एडवाइजर हैं डीटीएम श्रीरामन वाद्यार, उन्होंने एक संदेश डाला है जो मैंने वापस चैट में डाल दिया था कि आप कम हैं पर किसी से कम नहीं है। दोस्तों, हम किसी से कम नहीं, इसकी बात पर एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा देते हैं सर। मैं शायद किसी को भूल रहा हूं, सभा संचालक के बारे में मैंने बात नहीं किया, भूल नहीं रहा था, मैंने वो अगले पेज पे सेकंड पेज पे लिखा था क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्यादा बात करनी है। संजीव जी, अपने अनोखे अंदाज में आपने जिस तरह से एक रिलैक्स जनरल मैनेजर की कुर्सी पे बैठे हुए सभा का संचालन किया है, वो केवल आप कर सकते हैं। इतनी सहजता और सरलता से सभा के विषय के बारे में कुछ ना कुछ लगातार वो बोलते रहे। इतनी अच्छी बातें हमें बताई, पर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई शायद हमें कुछ भाषण दे रहा है या कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। एक जो बातचीत का माहौल रहता है वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ था कि मुझे लगता है ये सभा संचालन किस तरह से करना चाहिए उसकी एक मिसाल थी आज। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। इन्होंने सभी भूमिका कर्ताओं का बहुत ही संक्षिप्त परिचय दिया, बट जितना जरूरी था वो दिया। और उसके बाद सभा की जो मैंने कहा था मेरा दायित्व जो है भूमिका मुख्य मूल्यांकन कर्ता का, वो सभा शुरू होने से पहले शुरू हो जाता है। मैं वो देख रहा था कि कल शाम से इन्होंने सभी भूमिका कर्ताओं को संदेश भेजे, सभा के विषय के बारे में उनके विचार लिए और अपनी स्क्रिप्ट में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उनको इनकॉर्पोरेट किया और हर भूमिका कर्ता को बुलाने से पहले उनके इस विषय के बारे में क्या विचार है वो हमें सबको बताए। और एक जो सभा संचालन का जो एक अलर्टनेस होना चाहिए, गजेश जी ने अपना नाम चेंज करके वेल्ला गजेश धारीवाल किया, पूर्णिमा जी ने उसे पॉइंट आउट किया, तो संजीव शर्मा जी ने उसी को पकड़कर हमें एक बहुत ही अच्छी, बहुत संदेशपूर्ण वेल्ला बॉबी सिंह की कहानी सुना डाली। संजीव जी, अति उत्तम सभा संचालन, बहुत बढ़िया। अब मुख्य मूल्यांकन करता हूं और मैं अमित जी को बोल रहा था आपने सुझाव नहीं दिए, मैं नहीं दूंगा तो अमित जी इमीडिएटली मीटिंग खत्म होने से पहले ही शायद मुझे बोल देंगे कि आपके सुझाव किधर है, तो मैं सुझाव दे देता हूं। एक छोटी सी त्रुटि रह गई एजेंडा में कहीं ना कहीं, जो हम में से किसी ने भी पहले देखी नहीं, और वो उसने समय पालक महोदय को कंफ्यूज कर दिया। भाषणकर्ताओं के समय के आगे 7-7 मिनट लिखने की जगह एक जगह 5 और एक जगह 6 लिखा रह गया। हो जाती हैं गलतियां, हम कोशिश करेंगे कि आगे से सुधार कर सकें। ये एजेंडा मिलकर हम लोग बना रहे थे, ना मैंने देखा ना गजेश भाई ने देखा, गलती होगी। एक छोटी सी सलाह मैं अपनी प्रथम मूल्यांकन करता टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा को देना चाहूंगा। मृदुला जी, आपने जब आपको पहली बार बुलाया गया था तो उस वक्त आपने भाषणकर्ता को उनके समय के बारे में, उनके प्रकल्प के उद्देश्य के बारे में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है और आप किन मापदंडों पर मूल्यांकन करेंगी, वो सब आपने बताया नहीं। आपने सिर्फ विषय बताया लेवल 1 है, प्रोजेक्ट 2 है और शुभकामनाएं दी, बहुत अच्छा किया। बट आपके पास समय था। जिसको भी मूल्यांकनकर्ता का रोल मिलता है, जब आपको अपने रोल का परिचय देने के लिए बुलाया जाता है भाषणकर्ता से पहले, भाषणकर्ता को समय की सीमा याद दिलाएं, उनके प्रकल्प का उद्देश्य क्या है ये बताएं और आप किन मापदंडों पर उसका मूल्यांकन करेंगे या करेंगी वो भी एक बार बताएं। तो जो बाकी श्रोतागण हैं जिनको पता नहीं है कि भाषण आज कौन सा लेवल का और क्या
उद्देश्य है वो उस हिसाब से उसको ज्यादा अच्छा सुन पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक 2-3 गलतियां जूम मास्टर ने भी की, जो मेरा कर्तव्य है मैं बताऊं अपने आप को। रिकॉर्डिंग शुरू की हमने आधे घंटे के बाद, मैं भूल गया, तो मुझे भूलना नहीं है। और दूसरा, स्पॉटलाइटिंग भी तब तक नहीं हो रहा था, बहुत देर तक सभा चलती जा रही थी, हम लोग सब ग्रिड व्यू में थे, किसी को कुछ स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ था। इसका एक तरीका ये भी है कि हम जब एजेंडा बनाते हैं तो किसी एक व्यक्ति को जूम मास्टर का रोल भी देना शुरू करें, रोटेट करके। इसमें हम सबको ये ऑनलाइन मीटिंग मैनेज करना भी आ जाएगा। आप लोग जब थोड़ा आगे वाले लेवल पे जाएंगे, लेवल 3, लेवल 4 में, उसमें एक प्रोजेक्ट भी आता है मैनेजिंग ऑनलाइन मीटिंग्स, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो अभी अगली सभा से ही कोशिश करते हैं कि गजेश जी आप नोट कर लें प्लीज, अगली बार से जब हम एजेंडा बनाएंगे तो किसी एक व्यक्ति को जूम मास्टर का रोल भी देंगे। इसका एक फायदा और है, एक तो रोल प्लेयर और होगा तो कम से कम वो आएगा तो सही। बस यही थी मेरी मुख्य मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट। सभा संचालक महोदय, एक बार फिर मंच आपकी ओर। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता जी, बहुत ही उत्तम आपने अपनी भूमिका का निवारण किया है। मित्रों, आज की सभा यही समाप्त करते हैं, लेकिन 2 बातें जिन्होंने मेरे दिल को आज छुआ, वो बात पहली आई टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह जी से, मेरे विचार से मीठी वाणी और अच्छे कर्म ही सदैव जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। और दूसरी बात जिसने मेरे दिल को छुआ वो है टोस्ट मास्टर नीरव चावड़ा जी ने, जिन्होंने लिखा, जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु समय पर होगी, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना ये अपने कर्मों और वाणी पर निर्भर करता है। इसी संदेश के साथ मैं दोबारा संपन्न सत्र की ओर चलता हूं और अगले नियोजन के लिए टोस्ट मास्टर गजेश धारीवाल जी को बुलाता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालक महोदय। मित्रों, पिछले कुछ समय से एक बहुत अच्छा बदलाव हमारे क्लब में देखने को मिला है। हमारे जो टोस्ट मास्टर्स हैं वो स्वयं से बढ़कर के अपनी भूमिका मांगते हैं या दायित्व है जो उसको स्वीकारते हैं, ये बहुत अच्छी वस्तुस्थिति है। उसके साथ ही एक और भी जो बात ध्यान में आई है, जैसा संजीव शर्मा जी ने कहा कि जो वेले व्यक्ति होते हैं वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जिसके पास भूमिका होती है वही सभा में सम्मिलित होते हैं। तो जरूरी नहीं कि अपने पास कोई दायित्व हो तभी हम सभा में आए, हमें सभी को अधिक से अधिक सभाओं में आना चाहिए। तो आप चलते रहिए, साथ साथ पोलिंग भी चलने देते हैं गजेश भाई। हाँ, नहीं, मुझे अपनी वोट देने का अधिकार मेरे पास देना, तो इसलिए हाँ आप देते हैं वोट। तो मित्रों, बात बहुत आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम जो मुख्य भूमिकाएं हैं वो अगर हम यहाँ तय कर लें, हम में से जो उपस्थित हैं, तो अच्छा रहेगा। जो सभा संचालक का दायित्व है वो पिछली बार संजय रामवानी जी ने स्वीकार किया था, इस बार वो किसी कारण नहीं कर पाए, तो अगली बार उन्हें ही हम सभा संचालन का दायित्व देंगे। भाषणकर्ता पूर्णिमा सिंह जी अपना भाषण देंगी और मृदुला शर्मा जी भी अपना भाषण देंगी, तो 2 भाषणकर्ता भी अब तय हो गए हैं। जूम मास्टर गजेश धारीवाल जूम मास्टर की भूमिका में रहेंगे। तो एक और भूमिका है जनरल इवैल्यूएटर या मुख्य मूल्यांकनकर्ता, वो भी एक प्रमुख भूमिकाओं में से एक है। तो हम में से अगर कोई वो भूमिका करना चाहते हैं तो अभी हम बता सकते हैं, तो फिर अपना जो मुख्य भाग है संयोजन का वो पूर्ण हो जाएगा। चलिए, सबने मौन स्वीकृति दे दी है, तो मेरे ऊपर अब ये पूरा वो है कि मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि कौन रहेगा। अगली सभा हमारी 8 तारीख को होने वाली है जी। 15 दिन, मतलब एक सप्ताह, एक शनिवार छोड़ करके उससे अगले वाले शनिवार को रहेगी। गजेश भाई, हमें कहीं ना कहीं वापस गजेश जी, मैं कर लूंगी। वाह, चलिए, बहुत सुंदर। 8 तारीख के लिए मैं अनुपस्थित रहूंगा, मैं इंडिया जा रहा हूं, तो
एक फंक्शन के लिए, तो 2 सप्ताह के लिए मैं नहीं हूँ, तो मैं जा रहा हूँ 6 तारीख को और वापस आ रहा हूँ 23 तारीख को। तो ठीक है, आपको अनुपस्थिति एक की अनुरोध भूमिका है, दी जाती है। एक अनुरोध है मेरा, अगर हमारे सभी भाषणकर्ता तैयार हैं तो क्या हम अगली सभा अगले सप्ताह ही कर सकते हैं? गुड आइडिया। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें वापस वो पहले और तीसरे सप्ताह में वापस जाना है। हम लोग काफी दिनों से दूसरे और चौथे में चले जा रहे हैं, और अगले महीने में अगर हम 8 को करेंगे तो उसके 2 हफ्ते के बाद वाली जो सभा है वो फिर से हो नहीं पाएगी, बिकॉज ईद हॉलीडेज आ जाएंगी। ठीक है, तो अपनी 68वीं सभा जो अगले सप्ताह हम लोग करते हैं। 1 अप्रैल है, उस दिन अप्रैल फूल भी मना सकते हैं जी। एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब हम भाषण करता होते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि मेरे भाषण का जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है और जो उसके इवैल्यूएशन फॉर्म है वो मैं अपने मूल्यांकनकर्ता को भेजूं, और उसी तरह मूल्यांकनकर्ता का भी ये दायित्व है कि वो समय से पहले अपने जो भाषण करते हैं उनसे ये सब जानकारी ले लें, ताकि आप अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। निवारण ना कर सके, निर्वाह कर सके। निवारण होता है समस्या का। चलिए ठीक है, इसके साथ ही मैं वापस सभा संचालक महोदय को मंच सौंपता हूं। धन्यवाद टोस्ट मास्टर गजेश जी, और धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं मंच सौंपना चाहूंगा, और इससे पहले एक बात ये कह दूं, जैसे गजेश जी ने ये कहा है कि जब आप भाषण करता है, अगर किसी नए टोस्ट मास्टर को इस बारे में जानकारी नहीं है तो वो किसी भी अनुभवी टोस्ट मास्टर से इस जानकारी को लेकर, या अपने मेंटर से कि उसको कैसे वो डाउनलोड करना है। अगर नहीं है, अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, लेकिन ये सभी का कर्तव्य है कि अपनी इवैल्यूएशन शीट और जो उसका शीर्षक है वो अपने इवैल्यूएटर को जरूर भेज दें। और इसके लिए अगर किसी को कोई आपको सहायता चाहिए तो आप जरूर किसी से भी ले सकते हैं, बिना किसी संकोच के। इसी के साथ मैं मंच सौंपता हूं अध्यक्ष महोदय टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालक महोदय, एक बार फिर से आपका अभिनंदन इतने अच्छे सभा संचालन के लिए। एक अनुरोध है, एक बार सब लोग 11 के वीडियो तो ऑन है। संतोष नायर जी, एक बार आप भी वीडियो ऑन करके चांस लेते हैं, क्या होता है आपके वीडियो में, देखते हैं। और एक तस्वीर खींच लेता हूं मैं। हमने कम बोला, कहीं लोग ये ना सोचें कि बिल्कुल ही कम है, हम 12 तो हैं। डन। 12 लोगों की इस सभा का अब हम समापन की ओर पहुंच गए हैं। इस टोस्ट मास्टर्स वर्ष में केवल 3 महीने बचे हैं, जिसका मतलब है सिर्फ 6 सभाएं होंगी। अगर एक आध महीने में हमने शायद 3 कर ली तो 7 सभा हो सकती हैं। और अभी तक हम 6 अंक पर हैं, हमें 9 पे तो कम से कम पहुंचना है। उसके लिए कुछ लोगों को लेवल 1 कंप्लीट करना है, कुछ लोगों को लेवल 2 कंप्लीट करना है, और एक हमारे मित्र हैं जो आज उपस्थित नहीं हैं, आनंद जी, उनको लेवल 5 कंप्लीट करना है। बट 9 से कम, हम लोग प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश से कम तो हो ही नहीं सकते ना, अपना हिंदी टोस्ट मास्टर है, सवाल ही नहीं है। तो फोकस करते हैं सब लोग अपनी अपनी स्पीचेस। अमित जी मुस्कुरा रहे हैं। अमित जी, अगर आनंद जी ने नहीं किया तो आपको भी लेवल 5 कंप्लीट करना पड़ सकता है। आप तैयार रहें जी। और ये 6 या 7 सभाएं जो है, एक सुझाव है कि 3 या 4 सभाओं के आसपास बची हुई, अगर चाहे तो एक सेशन सिर्फ और सिर्फ बिना बाकी किसी भूमिकाओं के, सिर्फ भाषण और मूल्यांकन, बस ऐसे 4-5 जितने भी भाषण है वो एक साथ लेके एक सभा सिर्फ भाषणों की रखते हैं। नो सभा संचालक, नथिंग, बस वो एक बांधने का और मैराथन स्पीचेस ले लेने के। दैट कुड बी अनदर, जो लास्ट मिनट पे परीक्षा की तैयारी करते प्रयास ये करते हैं कि उसकी आवश्यकता ना पड़े तो फिर आपके जैसे धुरंधर हमारे पास हैं जो हमें ऐसे ऐसे तरीके बता देंगे कि उसको कैसे पहुंचना है। पर 9 पे तो पहुंचना ही पहुंचना है। हम 10 पे भी पहुंच सकते हैं।
जी हम लोग सिर्फ 2 सदस्य अगर और जोड़ सकें अपना। हमारे नए सदस्य किधर हैं? आज नितिन जी नहीं आए हैं। वो एक्चुअली बीमार हो गया, पिछली बार उसका कुछ और काम था और आज वो मैंने उसको फोन किया था तो ही हैड अ वेरी बैड कफ, में भी वायरल चल रहा है। तो हम प्रार्थना करते हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और अगर हम कहीं से, इतने 12 लोग हम हैं, कहीं से 2 सदस्य और अगर ला सकें हम, तो हम 10 में से 10 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉसिबल तो है। मृदुला जी जरा सत्येंद्र जी से फॉलो अप करती रहिए, आप वो इंटरेस्टेड थी, उनसे फॉलो अप करती रहिए। तो एक तो वो हो जाएगी और एक और कहीं से लेके आते हैं। तो लेट्स गेट टू 10 दिस टाइम। अब हमने बाइलिंगुअल किया है तो कुछ तो और लोग लेके आने पड़ेंगे जो सिर्फ हिंदी की वजह से डर के मारे नहीं आ रहे थे, उनको अब जाके संदेश फैलाते हैं कि अब हम लोग बाइलिंगुअल हो गए हैं। और बिल्कुल। मैं इसलिए बोलता जा रहा था क्योंकि 12:45 पे समापन करना था, 12:45 हो नहीं रहे थे, अब हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं आज के विजेताओं का। बेस्ट स्पीकर सचिन ठकार, डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर सचिन ठकार। बेस्ट इवैल्यूएटर टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा। बेस्ट टेबल टॉपिक स्पीकर टोस्ट मास्टर गजेश धारीवाल। बेस्ट भूमिका कर्ता में आप लोगों ने आज 2 लोगों को चुना है, टोस्ट मास्टर कामिनी सिंह, हमारी आशु भाषण सत्र संचालक, और मुख्य मूल्यांकन कर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन। हमारी पहली सैटरडे वाली मीटिंग एकदम क्लॉकवर्क 11 बजे से 12:45 का समय निर्धारित किया था हमारे उपाध्यक्ष शिक्षा ने। 12:45 की जगह 12:46 हो गए हैं। तो मैं सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। द मीटिंग इज एडजर्न्ड।